कर रहे थे उसका नाम था एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। लास्ट क्लास में जो चीज हम डील कर रहे थे उसका नाम था एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। आपको मालूम करना था कि आपके पास किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में कितनी एनर्जी पाई जाती है। एज आई टोल्ड यू कि आपके पास यहाँ पे जो भी टोटल एनर्जी थी वो आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल की सम के बराबर होती है। मैंने काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी और मेरे पास टोटल एनर्जी भी आ गई थी। याद आपको होगा, आप सबने मेरे साथ साथ इसके स्टेप्स कॉपी किए थे। टोटल एनर्जी बराबर थी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर आई थी के ई स्क्वायर अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी बराबर आई थी माइनस में के ई स्क्वायर अपॉन r। और जब इन दोनों को उठा के इसमें पुट कर सिंप्लीफाई किया था तो हमारे पास आंसर आया था माइनस में के ई स्क्वायर अपॉन 2r। इज इट? और उसके बाद मैंने यहाँ रेडियस की वैल्यू पुट करी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट की थी और रेडियस की वैल्यू पुट करके मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था तो आंसर आया था आपका माइनस में 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 और नीचे आया था n स्क्वायर एच स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 और नीचे आया था n स्क्वायर एच स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू पुट करने पे माइनस में 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 और नीचे आपके पास आया था n स्क्वायर एच स्क्वायर। इज इट? मुझे बताइए जरा यहां पे आपके पास लाइबा नदीम, लाइबा मुझे बताइए बेटा मैंने कहां तक कराई थी, मुझे याद नहीं आ रहा। अनम्यूट करें और मुझे बताइए कहां तक कराई थी। सर यहीं तक कराई थी जहां तक आपने लिखी है। बस यहीं तक हुई थी? क्या कोई स्टेप तो नहीं कराए थे? नहीं। ओके, तो ये मैंने आपके पास निकाली थी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर मैंने कहा था जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी मैंने ये निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकाली थी। इसके स्टेप्स वी पीपल हैव ऑलरेडी डन, हम कर चुके हैं। उसके बाद जब मैंने इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट किया था आई गॉट माइनस में के ई स्क्वायर अपॉन 2r। मुझे आपके पास माइनस में के ई स्क्वायर अपॉन 2r मिला। रेडियस की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी थी और जब रेडियस की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी थी तो मुझे आपके पास यहाँ पे उसकी इक्वेशन मिली थी और उसकी इक्वेशन मुझे मिली माइनस में 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 अपॉन n स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ये आपके पास जो इक्वेशन है ये आ गई। अब सिर्फ दो काम करने, दोबारा बोल रहा हूं, अब सिर्फ दो काम करने। एक काम तो आपने ये करना है कि जहां पे आपके पास के है वहां के की वैल्यू पुट करनी है और दूसरा जहां पे एच है वहां एच को हटा के एच कट लाना है। दोबारा बोल रहा हूं, एक काम आपने वो करना है कि जहां पे के है वहां पे आपने के की वैल्यू पुट करनी है और जहां पे एच है वहां पे आपने एच को हटा के एच कट लेकर आना है। तो आज की क्लास का काम मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। देख लें, मैंने लिख दिया टुडेज वर्ड।
तो आपने दो काम करने, मैंने आपको बता दिया। एक काम क्या करना है कि आपने इस k की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है, और दूसरा काम आपने ये करना है कि जहां पे h था वहां पे h को हटा के h कट लेकर आना है। आप जरा गौर से देखिए यहाँ पे, लिसन एवरीवन, पे अटेंशन। आपके पास कूलम्स कांस्टेंट का k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलम्स कांस्टेंट का k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आंखें खोलें, यहां पे k नहीं है, k पे स्क्वायर है। यहां पर k नहीं है, k पे स्क्वायर है। यहां पर k नहीं है, k पर स्क्वायर है। तो मैं इसी को कर दूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने इसकी दोनों तरफ स्क्वायर किया, k पे स्क्वायर अप्लाई किया, k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 4 16, पाई पे अप्लाई किया पाई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट पे अप्लाई किया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। मैंने हर वैल्यू के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर को क्या कर दिया, अप्लाई। तो मेरे पास यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 रहा, 4 4 16 हो गया, पाई पे अप्लाई किया पाई स्क्वायर आया, एप्सिलॉन नॉट पे अप्लाई किया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आया। और मैंने स्क्वायर क्यों किया, और मैंने स्क्वायर क्यों किया, मैंने स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि इस इक्वेशन में k स्क्वायर आ रहा था। मैंने स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि मेरे पास पूरी इक्वेशन पे क्या आ रहा था, स्क्वायर। तो इसीलिए मैंने यहां पे आपके पास स्क्वायर किया और मेरे पास इक्वेशन बनी k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब अगला स्टेप बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। लिसन, अभी k स्क्वायर की वैल्यू उठानी है और इस इक्वेशन में पुट करनी है। k स्क्वायर की वैल्यू उठानी है और इस इक्वेशन में पुट करनी है। ये पूरी इक्वेशन एज इट इज लिख दें k स्क्वायर को छोड़कर। ये पूरी इक्वेशन एज इट इज लिख दें k स्क्वायर को छोड़कर। तो आप देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने यहां लिखा en माइनस में 2 पाई स्क्वायर m, साथ में लिखा मैंने e4 और नीचे लिखा हुआ n स्क्वायर h स्क्वायर, माइनस में 2 पाई स्क्वायर m, साथ में लिखा e4 और नीचे लिखा हुआ n स्क्वायर h स्क्वायर। तो माइनस में 2 पाई स्क्वायर m e4 n स्क्वायर h स्क्वायर, और इस वैल्यू के साथ k स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे। तो अब आप इस वैल्यू के साथ k स्क्वायर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब मैंने यहां मल्टीप्लाई करके लिखा 1/16 तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा आपके पास 1/16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। जो स्टेप दोबारा बता रहा हूं, जो समझने वाला होगा 10 बार बताऊंगा। पहले मैंने देखा, मैंने अभी बोला ये कल तक का काम था, ये कल तक का काम था। अभी पूरी इक्वेशन खत्म हो गई, अब सिर्फ दो रिप्लेसमेंट आपने करनी है, जिसमें से एक रिप्लेसमेंट कौन सी है, जहां पे k है वहां k की वैल्यू पुट करनी है और जहां h है वहां h को हटा के h कट लेकर आना है बस। एंड देयर इज नथिंग टू डू एट ऑल। अब मेरे पास यहाँ पे जो k है, ये k बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे k नहीं था, k स्क्वायर था, तो मैंने पूरी वैल्यू पे स्क्वायर अप्लाई किया। अब जब पूरी वैल्यू पे स्क्वायर अप्लाई हो गया, अब इस k स्क्वायर की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। व्हाट आई टोल्ड यू, पूरी इक्वेशन एज इट इज लिख दें सिवाय k स्क्वायर के। तो मैंने पूरी इक्वेशन को k स्क्वायर के अलावा एज इट इज लिखा। k स्क्वायर इस वैल्यू के साथ हो रहा था मल्टीप्लाई, तो मैंने यहां पे उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया और k, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैंसिलेशन करें, ऊपर वाले पाई स्क्वायर से नीचे वाला पाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। फिर यहां पे मेरे पास एक और चीज हुई कि ये मेरे पास 2 1 से 2 था और ये 2 8 से 16 बना, तो नीचे मेरे पास क्या आ गया 8। मैंने यहां पे की कैंसिलेशंस और कैंसिलेशन करने के नतीजे में आपके पास पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल। और मेरे पास यहाँ पे ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 16 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा 8। अब चेक करें कि ऊपर क्या बचा, ऊपर मेरे पास बचा माइनस, साथ में ऊपर बचा m,
साथ में बचा E4। अब यहां कौन बचा, n स्क्वायर, मैंने लिख दिया n स्क्वायर, साथ में लिखा हुआ है h स्क्वायर, मैंने लिख दिया h स्क्वायर, यहां पे लिखा हुआ है 8, मैंने लिख दिया 8, और आखिर में लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो मैंने भी लिख दिया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। सिंपलीफाई करने के बाद मेरे पास ऊपर से टर्म बची माइनस में me4, तो मेरे पास me4 आ गया, और नीचे सारी वैल्यूज को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो मेरे पास n स्क्वायर बचा था, h स्क्वायर बचा था, यहाँ पे 8 बचा था, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पे बचा मेरे पास एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। पहली चीज आपके पास जो थी वो हो गई। और पहली चीज क्या थी, पहली चीज ये थी कि आपने रिप्लेसमेंट करनी है। पहली चीज क्या थी, पहली चीज ये थी कि आपने रिप्लेसमेंट करनी है, किसकी, के की, और आपने के की रिप्लेसमेंट कर ली। अब किसकी रिप्लेसमेंट है, h। अब h को हटाना है और h को हटा के h कट लेकर आना है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने रेफरेंस दिया, h कट बराबर होता है h अपॉन 2 पाई के, h कट बराबर होता है h अपॉन 2 पाई के, ये 2 पाई डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई, तो h बराबर आया 2 पाई h कट के, h बराबर आया 2 पाई h कट के। इस पोर्शन के ऊपर शेड आ रहा है, तो अगर इसके ऊपर शेड आ रहा है तो मैं इसको इससे नीचे लिख रहा हूं, देख लीजिए मेरे पास यहाँ पे 2 पाई डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये मेरे पास बना 2 पाई h कट, और यहाँ पे क्या आया h, तो मेरे पास यहाँ पे 2 पाई डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये बना 2 पाई h कट इज इक्वल टू h। अब मुझे अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं और आपको भी अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, जो इक्वेशन मुझे पुट करनी है उसमें मुझे इस h को हटाना है, और मुझे नजर आ रहा है h के ऊपर क्या मौजूद है, स्क्वायर। जो इक्वेशन मुझे आपके पास पुट करनी है उसके ऊपर मुझे h स्क्वायर नजर आ रहा है, और यहाँ पे क्या है h, तो इसका मतलब मैं कर दूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग अप्लाई कर दी, 2 2 जा बना मेरे पास 4, पाई पर आया पाई स्क्वायर, h कट पर आया h कट स्क्वायर, और h पे आया h स्क्वायर, तो मेरे पास h स्क्वायर की वैल्यू क्या बनी 2 2 जा 4, पाई पे अप्लाई किया पाई स्क्वायर, 2 2 जा 4, पाई पे अप्लाई किया पाई स्क्वायर, h कट पे अप्लाई किया h कट स्क्वायर, और लेफ्ट साइड पे h था तो h स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए क्या आपको h स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, क्या आपको h स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब इस h स्क्वायर की वैल्यू को उठाइए और इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे आपके पास लिखा देयरफॉर के 3 साइन बनाए, मैंने en एज इट इज लिखा, मेरे पास ये माइनस एज इट इज लिखा हुआ है, मेरे पास ये me4 एज इट इज मैंने लिखा। अब नीचे रिप्लेसमेंट करना शुरू करें, ये n स्क्वायर मेरे पास ऐसी रहा, ये n स्क्वायर मेरे पास ऐसी रहा, अब लिखा हुआ है h स्क्वायर। अब आप h स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अब आप h स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू लिखेंगे, और h स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है 4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर। तो मैंने यहां पे लिखा 4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर, इस h स्क्वायर की जगह पर मेरे पास क्या वैल्यू आई 4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर, साथ में कौन मौजूद है 8 और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो मैंने यहां पे लिखा 8 और साथ में आ गया मेरे पास एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मुझे यहां से h हटाना था, मैंने h की वैल्यू निकाली, किसके बराबर आई 2 पाई h कट, h पे स्क्वायर था तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। अब इस इक्वेशन के अंदर जहां पर h स्क्वायर था वहां पे मैंने उसकी ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, एंड रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स आर सेम एज दे वर। तो मेरे पास यहाँ माइनस में me4 था, ये एज इट इज आ गया, n स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, n स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ऐसी रहा, और जहां h स्क्वायर था वहां पर उसकी वैल्यू आ गई 4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर। अब यहाँ पे ये en मेरे पास एज इट इज रहा, ये माइनस में me4 मेरे पास एज इट इज रहा। अब डिनोमिनेटर की वैल्यूज को अरेंज करें, यहां देखिए गौर से, ये n स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैंने n स्क्वायर लिखा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास 8 और यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास 4,
और मुझे पता है कि 8 4 32 होता है, तो मैंने 8 4 32 करा और यहां पे आ गया 32। 8 4 32, तो मैंने यहां लिख दिया 32। उसके बाद आ रहा है पाई स्क्वायर, मैंने लिखा पाई स्क्वायर। उसके बाद आ रहा है h का स्क्वायर, मैंने लिखा h का स्क्वायर। और उसके बाद आ रहा है एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, मैंने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। स्टेप दोबारा देखें, ये मैंने आपके पास h स्क्वायर की वैल्यू पुट करी थी, अब मैंने n स्क्वायर एज इट इज डाला। ये वाला 4 और ये वाला 8 दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 8 4 32 होता है, तो यहां पर 32 आया, पाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, h कट का स्क्वायर एज इट इज आ गया, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब इतना स्ट्रेस लगाने के बाद अब क्या करूं, सुनिए गौर से। सब कांस्टेंट है सिर्फ n को छोड़ के, सब कांस्टेंट है सिर्फ n को छोड़ के। एवरीथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट को छोड़ के सब कांस्टेंट है। कैसे? m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, e का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 32 कांस्टेंट, reduce Planck's constant, epsilon naught permittivity of free space is also constant. तो everything is constant, हर चीज कांस्टेंट है सिवाय n के। तो इसका मतलब मुझे इस n स्क्वायर को अलग लिखना चाहिए और बाकी सबको अलग। इसका मतलब मुझे इस n स्क्वायर को अलग लिखना चाहिए और बाकी सबको अलग। दोबारा बोल रहा हूं, इसका मतलब मुझे इस n स्क्वायर को अलग लिखना चाहिए और बाकी सबको अलग। तो अब मैंने क्या किया, जरा गौर से देखें। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बोला आपसे ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक रिजल्ट आने वाला है, तो कीप फोकस। मेरे पास ये माइनस एज इट इज रहा, ये मेरे पास Me4 एज इट इज रहा, माइनस एज इट इज रहा, Me4 एज इट इज रहा। ये माइनस एज इट इज रहा, ये Me4 एज इट इज रहा, 32 एज इट इज आ गया, पाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, h कट स्क्वायर एज इट इज आ गया, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एज इट इज आ गया, सब एज इट इज आ गया। माइनस में Me4 n is 32 पाई स्क्वायर, h कट स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। और इस n स्क्वायर को लिसन, इस n स्क्वायर को मैंने अलग से लिखा और इसको मैंने ब्रैकेट में डाल के ऐसे लिखा 1 अपॉन n स्क्वायर। इस n स्क्वायर को मैंने अलग से लिखा और इसको मैंने ब्रैकेट में डाल के लिखा 1 अपॉन n स्क्वायर। तो ये पूरा फैक्टर मेरे पास कांस्टेंट था और मैंने बोला कि ये n स्क्वायर था, इसको मैंने बिल्कुल अलग लिख दिया। वाई? क्योंकि ये वो वाहिद चीज है जो कि आपके पास इसके अंदर चेंज हो रही है और इसके अलावा आपके पास इसके अंदर कोई और चीज चेंज नहीं हो रही। तो ये वाहिद चीज है जो आपके पास इसके अंदर चेंज हो रही है, इसके अलावा इसके अंदर कोई और चीज चेंज नहीं हो रही है। तो ये पूरा कांस्टेंट है और ये जो फैक्टर है आपके पास बदल रहा है, तो इसीलिए मैंने आपके पास इसको साइड पे अलग से लिख दिया। इस पूरे फैक्टर को मैंने नाम दे दिया कांस्टेंट का और ये कांस्टेंट कहलाता है Ka। इस पूरे फैक्टर को मैंने नाम दे दिया कांस्टेंट का। इस पूरे फैक्टर को जहां मुझे लग रहा है मेरी राइटिंग छोटी हो रही है, मैं वहां मिटा के दोबारा लिख रहा हूं जस्ट फॉर द सेक कि आपको सही नजर आए। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया माइनस, इस पूरे कांस्टेंट को मैंने आपके पास Ka का नाम दे दिया। किसी ने कहा K का नाम क्यों नहीं दिया? तो K ऑलरेडी हमारी इक्वेशन में कूलम्स कांस्टेंट है, K ऑलरेडी हमारी इक्वेशन में कूलम्स कांस्टेंट है, तो इसीलिए मैंने इसको K कहने के बजाय क्या नाम दिया? Ka। तो मेरे पास यहाँ पे इसको मैंने Ka का नाम दे दिया। तो मेरे पास ये पूरा कांस्टेंट है, K का नाम दिया और साथ में मौजूद है मेरे पास 1 अपॉन n स्क्वायर, साथ में मेरे पास मौजूद है 1 अपॉन n स्क्वायर। अब मैं जरा आगे बता दूं ये क्या कहलाती है, नोट करें। which is known as binding energy of an electron, which is known as binding energy of an electron, which is known as binding energy of an electron।
मैं सब बताऊंगा, फिलहाल नोट करते रहें। इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, En। ये पूरा मैंने कांस्टेंट के बराबर लिया और इसको मैंने Ka कहा। Ka का मतलब का नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट है। कभी बोले K का नहीं, Ka एक कांस्टेंट है, जस्ट इट हैज अ कांस्टेंट। और आपके पास हम इसको कहते हैं K, but already your equation has a K and that is a Coulomb's constant, so we have to distinguish it from others। तो मेरे पास ये K नहीं है बल्कि Ka है, तो En बराबर होगा किसके, माइनस में Ka 1/n²। और मैंने बोला कि इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सवाल ये उठता है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, सवाल ये उठता है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं बाइंडिंग एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं द एनर्जी विच कीप्स इलेक्ट्रॉन in its orbit, the energy which keeps electron in its orbit, the energy which keeps electron in its orbit। एक ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को उसके अपने ऑर्बिट में रखे, वो कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। द एनर्जी विच कीप्स इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। वो एनर्जी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन को घुमा रही है अपने ऑर्बिट के अंदर, वो एनर्जी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन को घुमा रही है अपने ऑर्बिट के अंदर, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी इज दैट एनर्जी व्हिच कीप्स इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। एक ऐसी एनर्जी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट के अंदर रखे, उसको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में नाम देते हैं क्या, बाइंडिंग एनर्जी। वो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, उसको बाइंडिंग एनर्जी का नाम दिया जाता है। The energy which keeps electron in its orbit is known as binding energy। वो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। अब मेरी बात सुनिए जरा गौर से, बॉयज एंड गर्ल्स पे अटेंशन। आपके पास अब मुझे ये कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, आपके पास अब मुझे कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ था Ka, और Ka बराबर है Me4 32 पाई स्क्वायर H कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। Ka बराबर है मेरे पास किसके, माई Me4 माइनस साइन नहीं आएगा, सिर्फ ये पूरा बराबर है, सिर्फ ये पूरा माइनस एलरेडी से। तो Ka किसके बराबर है, Me4 32 पाई स्क्वायर H कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये आप यहां से क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी। जब इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 21.68 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स। जब इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 21.68 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स। 21.68 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स। आप एनर्जी निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, आप एनर्जी निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। आप एनर्जी निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। आप एनर्जी निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, और सब एटॉमिक पार्टिकल की एनर्जी जूल्स में नहीं होती, सब एटॉमिक पार्टिकल की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे आपके पास इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रिक्वायर्ड है, मुझे इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रिक्वायर्ड है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी जूल्स में नहीं होती, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो मुझे इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी चाहिए। आप गौर से देखिए मैंने क्या किया, ये 21.68 एक्सपोनेंट माइनस 19 को मैंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कर दिया डिवाइड।
क्योंकि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या करते हैं, डिवाइड। जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या करते हैं, डिवाइड। जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या करते हैं, डिवाइड। ये फैक्टर आपको कुछ नहीं देगा, ये फैक्टर एनर्जी देगा, क्योंकि ये पूरा एनर्जी के बराबर है। ये पूरा फैक्टर एनर्जी के बराबर है, तो ये एनर्जी देगा, कुछ और नहीं देगा। तो इसलिए जब इसका आंसर कैलकुलेट किया जाएगा तो वो जूल्स में आएगा। आप मेरी एनर्जी नहीं निकाल ले, आप अपनी एनर्जी नहीं निकाल ले, आप गाड़ी की एनर्जी नहीं निकाल ले, आप घर की एनर्जी नहीं निकाल ले, आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, और सब एटॉमिक पार्टिकल की एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर होती है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी लाने के लिए आप क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड। तो मैंने इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड किया, आंसर जो आया वो आंसर मुझे मिला 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट करें इसको, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो मुझे यहाँ पे आंसर मिला वो आंसर मेरे पास आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये मुझे यहां से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली वैल्यू इस कांस्टेंट की। अब इस इक्वेशन के ऊपर वापस आ जाएं। लिसन, अब इस इक्वेशन के ऊपर वापस आ जाएं। ये वाली इक्वेशन, बॉयज एंड गर्ल्स पे अटेंशन, इस इक्वेशन में वापस आए। ये आपके पास आ गया En, यहां लिखा हुआ है माइनस, मैंने लिखा माइनस। क्या लिखा हुआ है En, मैंने लिखा En। क्या लिखा हुआ है माइनस, मैंने लिखा माइनस। फिर क्या लिखा हुआ है Ka, क्या लिखा हुआ है Ka। व्हाट इज Ka? 13.6। व्हाट इज Ka? 13.6। लिख दे यहां पे 13.6। साथ में क्या लिखा हुआ है 1/n²। तो मैंने लिखा 1/n², और ये आपके पास बन गया इसका फॉर्मूला। अब चेक करें जरा, En माइनस में 13.6, और अब इस n² को मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, तो मैंने इस n² को इसके नीचे लिखा। ये आ गया आपके पास बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। वन मोर टाइम, इंपॉर्टेंट है ना, मैं बार बार बताऊंगा, बार बार, एक बार नहीं बार बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस ज्यादा। यही तो फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल की बेस बनेगा। अगर यही फॉर्मूला नहीं समझा तो न्यूमेरिकल आप खाक कर पाएंगे क्या? इसके कुछ नहीं हो पाएगा न्यूमेरिकल में अनटिल एंड अनलेस की फॉर्मूला समझ में ना आए। तो मैंने आपसे क्या बोला, ये पूरा कांस्टेंट मैंने कैलकुलेट किया Ka, ये पूरे कांस्टेंट की वर्किंग आ गई। ये Ka आपको एनर्जी देते हैं जूल्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज का आंसर है 13.6। द होल फॉर्मूला विल रिमेन सेम। इंस्टेड ऑफ राइटिंग Ka, we should replace it by its value which we have calculated right now, और वो थी 13.6, और मैंने इस Ka की जगह पे 13.6 लिखा, और 1/n² और माइनस ऐसी रहा। फिर n² को मैंने इसके नीचे लिखा, तो En बराबर है किसके, माइनस में 13.6/n²। और ये जब भी आपको एनर्जी देगा, नोट कर लें, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा। जब भी आपको ये एनर्जी देगा तो हमेशा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा। जब भी ये एनर्जी देगा तो हमेशा आपके पास ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ, ये फॉर्मूला सिर्फ ऑर्बिट नंबर पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं यहाँ पे ऑर्बिट के नंबर्स डालता जाऊंगा और मुझे ऑर्बिट की एनर्जी पता चल जाएगी। मैं यहाँ पे ऑर्बिट के नंबर्स डालता चला जाऊंगा, मुझे ऑर्बिट की एनर्जी पता चलती चली जाएगी। मैं यहाँ पे ऑर्बिट के नंबर्स डालता जाऊंगा और मुझे ऑर्बिट की एनर्जी पता चलती जाएगी। आइए जरा 5 ऑर्बिट की, शुरू के 5 ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। शुरू के 5 ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट की, तो n = 1। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट की, n = 1।
फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कहलाएगी E1, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कहलाएगी E1, और यहां लिखा हुआ है माइनस में 13.6। अगर n1 है तो n स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 स्क्वायर, नीचे 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी आई माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी मिली माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली। अब निकालिए सेकंड ऑर्बिट की, अब निकालिए सेकंड ऑर्बिट की। अब जब मैं सेकंड ऑर्बिट की मालूम करूंगा तो मैंने लिखा यहां पे n इक्वल टू 2, इसको मैंने नाम दिया E2 का, और ये बनेगा माइनस में 13.6। अब n इक्वल टू 2 है तो माइनस में 13.6, और यहाँ पे n स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी E3 माइनस में 13.6 अपॉन 3 स्क्वायर, क्योंकि आपके पास थर्ड ऑर्बिट की तो n इक्वल टू 3, जहां जहां n है वहां 3 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थर्ड ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस में 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह निकालें चौथे ऑर्बिट की और पांचवें ऑर्बिट की। पांचों आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। E4 आएगी माइनस में 13.6 अपॉन 4 स्क्वायर, और E5 आएगी माइनस में 13.6 अपॉन 5 स्क्वायर। फोर्थ ऑर्बिट की आती है माइनस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिफ्थ ऑर्बिट की आती है माइनस में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पांचों ऑर्बिट्स की बाइंडिंग एनर्जीज आपके पास आ गई, पांचों ऑर्बिट्स की बाइंडिंग एनर्जीज आपके पास आ गई, और पांचों ऑर्बिट्स की बाइंडिंग एनर्जीज आपके पास क्या आई? पहले वाले की आई माइनस में 13.6, दूसरे वाले की माइनस में 3.4, तीसरे वाले की माइनस में 1.5, चौथे की माइनस में 0.85, और पांचवें की माइनस में 0.54। तो ये आपको मिली इन पांचों ऑर्बिट्स की क्या? बाइंडिंग एनर्जीज। एक बार फिर बोल रहा हूं, और मैं भी आप में अनम्यूट करके ना मैं आप लोगों से किसी एक से पूछूंगा, और आपने उसको अनम्यूट करके मुझे आंसर देना होगा। यू आर नॉट सपोज टू अवॉइड मी एट दैट टाइम। तो आपके पास यहाँ पे ये पांचों ऑर्बिट्स की बाइंडिंग एनर्जीज आ गई। इस फॉर्मूले के दो मकसद हैं, इनसे दो चीजें आ सकती हैं। अगर ऑर्बिट नंबर पता हो तो बाइंडिंग एनर्जी आ सकती है, बाइंडिंग एनर्जी पता हो तो ऑर्बिट नंबर आ सकता है। इस फॉर्मूले की सिग्निफिकेंस En बराबर है माइनस में 13.6 अपॉन n स्क्वायर। अगर ऑर्बिट नंबर पता है तो बाइंडिंग एनर्जी मालूम हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी मालूम हो जाएगी। और अगर बाइंडिंग एनर्जी पता है तो ऑर्बिट नंबर मालूम हो जाएगा। अगर ऑर्बिट नंबर पता है तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पता है तो ऑर्बिट नंबर आ जाएगा। इस फॉर्मूले की दो चीजें हैं, ऑर्बिट नंबर पता, बाइंडिंग एनर्जी आ गई, बाइंडिंग एनर्जी पता, ऑर्बिट नंबर आ गया, खत्म हो गई बात। अगर बाइंडिंग एनर्जी पता होगी तो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो ऑर्बिट नंबर आ जाएगा। अगर ऑर्बिट नंबर पता होगा तो ऑर्बिट नंबर रख देंगे, जैसे मैंने रखे 1 2 3 4 5, तो क्या मिल गई? बाइंडिंग एनर्जीज। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आज की क्लास में वहां तक छोड़ूंगा जहां तक मुझे कल आके कुछ रिपीट ना करना पड़े। ओके, आपके पास यहाँ पे अब जो एक और चीज आती है वो ये नोट कर ले, बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। जल्दी नोट कर ले, जल्दी फटाफट। बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। बाइंडिंग एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी।
इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी। कितनी बार बोल दिया? 5 बार। अब एक छठी बार बोल लो और आखिरी बार। इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी। अगर न्यूमेरिकल में पॉजिटिव है तब भी व्हाइल कॉपीइंग डेटा आपने उसको नेगेटिव लेना होगा। अब रीजन सुने ऐसा क्यों होता है। ये एटम में यहां मौजूद है प्रोटॉन, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। यहां मौजूद है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। एग्रीड? और चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्स होती है? कितने लोगों को पता है? दो चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्स होती है? कितने लोगों को पता है? दो चार्जेस के बीच में, अली अयान बताइए, दो चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गुड, दो चार्जेस के बीच में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएं, कहां से कहां होती है? अच्छा ठीक है, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। मोहम्मद अली यासीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएं, कहां से कहां होती है? ओके जी, अली आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। चलिए मिटाया, आप बताइए मुझे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? अच्छा जी, पॉजिटिव नेगेटिव। गुड। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। यहां देखें, इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव एक्ट करती है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन बनी। इलेक्ट्रॉन कौन सी पाथ पे घूम रहे हैं? सर्कुलर। इलेक्ट्रॉन कौन सी पाथ पे घूम रहे हैं? सर्कुलर। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। और अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो आपको पता है कि सर्कुलर पाथ में एक्ट करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर। तो एक फोर्स सेंटर से अवे एक्ट कर रही है और एक फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट कर रही है, तभी बाइंडिंग एनर्जी हमेशा किसमें आती है? माइनस। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी, पॉजिटिव से नेगेटिव, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। तो एक पॉजिटिव से नेगेटिव, एक टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या हो गई? ऑपोजिट। जैसे कभी कभी इंसानों की भी हो जाती है, ठीक है? तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या हो गई? ऑपोजिट। तो आपके पास यहां पे तभी बाइंडिंग एनर्जी किस में आती है? नेगेटिव। चेक कर लें, सारी माइनस में आ रही है। 1 2 3 4 5। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बताएं। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला पढ़कर बताएं मुझे, कौन बता सकता है कि बाइंडिंग एनर्जी और ऑर्बिट नंबर में क्या रिलेशन है? बाइंडिंग एनर्जी और ऑर्बिट नंबर में क्या रिलेशन है? बाइंडिंग एनर्जी और ऑर्बिट नंबर में क्या रिलेशन है? बाइंडिंग एनर्जी और ऑर्बिट नंबर में सिर्फ मुझे एक बच्ची बता सकती है, क्या बाकी बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं करी? बाइंडिंग एनर्जी और ऑर्बिट नंबर में क्या रिलेशन है? सिर्फ ये 4 बच्चे मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, जोश दिलाना पड़ता है। सिर्फ ये 5 बच्चे मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, बस ये 7-8 बच्चे, और कोई नहीं है मेरी क्लास में। और मैं बादलों को पढ़ा रहा हूँ, बारिश के पानी को पढ़ा रहा हूँ, इंसानों को नहीं पढ़ा रहा जी। बाइंडिंग एनर्जी और ऑर्बिट नंबर के बीच में क्या रिलेशन है जी? आप बताइए बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स है, मुझे फॉर्मूला पढ़ के बताएं क्या है? En is equal to minus KA 1/n²। ओके, और वो फॉर्मूला बताएं जिससे हमने ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करी है। जिस फॉर्मूले से की है। हाँ, बोर्ड पे लिखा हुआ बेटा, देखें, ये देखिए, ये कहाँ?
अच्छा, -13.6 अपॉन n स्क्वायर। गुड। इसमें दो चीजें, कौन पता हो तो क्या आ जाएगा और कौन पता हो तो क्या आ जाएगा। एनर्जी पता हो तो ऑर्बिट नंबर आ जाएगा, और ऑर्बिट नंबर पता हो तो एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी पती हो तो ऑर्बिट नंबर आ जाएगा, ठीक है। नहीं, एनर्जी पता हो तो। ओके ओके। एनर्जी पता हो तो ऑर्बिट नंबर आ जाएगा, ऑर्बिट नंबर पता हो तो एनर्जी आ जाएगी। तो इससे दो चीजें आपको मालूम हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर ली उनकी बाइंडिंग एनर्जीज। अगर कोई सवाल है रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर यू कैन आस्क मी। अगर कोई सवाल है आज के लेक्चर से रिलेटेड तो पूछ लीजिए। ये लेक्चर मैं कोशिश करूंगा इसको हम अपलोड कर दें जल्दी, ताकि अगर आपका मिस हुआ तो वहां से आप देख लें। लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। पहले तो सब हैंड डाउन कर लें, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा किसने आंसर के लिए सवाल उठाया और किसने जो है वो ऐसे ही हाथ किया हुआ है। If anyone want to ask a question then you can, otherwise you can leave the class and you can join your next class. चलिए भाई, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन फी अमान अल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।